हमारे कक्षा 11 में तत्वों का वर्गीकरण जो चल रहा है उसमें हम परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ रहे थे। और कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि परमाणु त्रिज्या को हम सीधे ज्ञात नहीं कर सकते। तो जब हम सीधे ज्ञात नहीं कर सकते तो फिर हम परमाणु त्रिज्या को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं, जैसे सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वंडरवाल त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या आदि। तो इन रूपों में हम परमाणु त्रिज्या का अध्ययन करते हैं। और इसमें आज हम जो है इसमें आपको बताने जा रहे हैं धात्विक त्रिज्या के बारे में। कल के वीडियो में मैं आपको सहसंयोजक त्रिज्या बता चुका था, तो आज के वीडियो में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, देखिए धात्विक त्रिज्या निकालने के लिए हम धात्विक क्रिस्टल की मदद लेते हैं। जैसे कोई धात्विक क्रिस्टल है, ये इसमें धातु के परमाणु व्यवस्थित हैं। धातु परमाणु जो है आपके व्यवस्थित है। तो किसी भी धात्विक क्रिस्टल में दो निकटतम समान प्रकार के धातु परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। शर्तें क्या क्या है? निकटतम समान धातु परमाणु, एक तो परमाणु निकटतम होने चाहिए, समान प्रकार के होने चाहिए, और उन समान प्रकार के धातु परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। जैसे आप ये मान के चले, ये दो निकटतम धातु परमाणु हैं, ये इनके हो गए नाभिक, नाभिकों के मध्य की दूरी हो गई। तो इस दूरी का जो आधा होगा, इस दूरी का जो आधा होगा, दूरी के इस आधे को हम नाम देंगे धात्विक त्रिज्या। तो किसी धात्विक क्रिस्टल में निकटतम समान प्रकार के धातु परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। दो शर्तें हैं। पहली शर्त निकटतम होने चाहिए, दूसरी शर्त समान प्रकार के धातु परमाणु होने चाहिए, और उन समान प्रकार के धातु परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी के आधे को हम कहेंगे यहां पर धात्विक त्रिज्या। अब ये जो धात्विक त्रिज्या, जैसे अपन एक उदाहरण ले इसका, कॉपर धातु का। तो कॉपर की त्रिज्या, अब कॉपर धातु की त्रिज्या कैसे निकलेगी? डी सी यू, निकटतम कॉपर परमाणुओं के मध्य की दूरी अपॉन 2। अब कॉपर परमाणुओं के मध्य की दूरी क्या हो गई? ये होती है आपकी 256 पिकोमीटर। ये दूरी होती है आपकी 256 पिकोमीटर, और इसका हम आधा कर देंगे तो आधा करने पर आया आपका 128 पिकोमीटर। तो इस तरह से निकटतम धातु परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा जो होता है वो आपकी धात्विक त्रिज्या के मान के बराबर होता है। ये हो गई आपकी धात्विक त्रिज्या। अच्छा, अगर हम धात्विक त्रिज्या में और सहसंयोजक त्रिज्या में तुलना करें, धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्याओं में तुलना करें, तो तुलना करने पर आपकी जो धात्विक त्रिज्या होगी वो हमेशा जो है बड़ी आएगी। किसकी तुलना में बड़ी आएगी? सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में बड़ी आएगी। अगर हम सहसंयोजक और धात्विक त्रिज्या दोनों में तुलना करें तो धात्विक त्रिज्या हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी। कारण यह कि धातु परमाणु तो केवल टच करते हैं एक दूसरे को, लेकिन जो सहसंयोजक त्रिज्या निकाली जाती है उसमें सहसंयोजक बंध में परमाणुओं का कुछ भाग एक दूसरे में मिल जाता है, अतिव्यापन हो जाता है, मिल जाता है।
तो जब कुछ भाग एक दूसरे में मिल जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक जो है अधिक समीप आ जाएंगे, और जब नाभिक अधिक समीप होंगे तो अंतर नाभिकीय दूरी जो होगी वो कम होगी, और यहां अंतर नाभिकीय दूरी जो होगी वो अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। तो धात्विक त्रिज्या हमेशा बड़ी होगी और सहसंयोजक त्रिज्या जो होगी वो हमेशा छोटी होगी। तो इस तरह से हम जो है धात्विक त्रिज्या को बता सकते हैं। किसी धात्विक क्रिस्टल में दो निकटतम समान प्रकार के धातु परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, और ये जो आधा होता है इसी को हम नाम दे सकते हैं धात्विक त्रिज्या। अब बेटा इसके बाद में अगली त्रिज्या आती है वैन डर वाल त्रिज्या। त्रिज्या का अगला प्रकार है वैन डर वाल त्रिज्या। वैन डर वाल त्रिज्या। अब ये वैन डर वाल त्रिज्या क्या होती है? देखिए, वैन डर वाल त्रिज्या की आवश्यकता मुख्य रूप से उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्याओं को व्यक्त करने के लिए पड़ी। वैन डर वाल त्रिज्या की जो आवश्यकता पड़ी वो मुख्य रूप से उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्याओं को व्यक्त करने के लिए पड़ी। कारण क्या है? क्योंकि उत्कृष्ट गैसें जो है बंध निर्माण की क्रिया में भाग सामान्य रूप से सामान्य परिस्थितियों में नहीं ले पाते। तो जब सामान्य परिस्थितियों में वो बंध निर्माण कर ही नहीं सकती है, तो ना तो हम उसमें सहसंयोजक त्रिज्या निकाल सकते हैं, ना हम उसमें धात्विक त्रिज्या निकाल सकते हैं, ना हम उसमें आयनिक त्रिज्या निकाल सकते हैं। जब बंध निर्माण होता ही नहीं है वहां पर, तो सहसंयोजक त्रिज्या को या धात्विक त्रिज्या को या आयनिक त्रिज्या को व्यक्त कर पाना संभव नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में हम वैन डर वाल त्रिज्या का प्रयोग करते हैं। तो अब ये वैन डर वाल त्रिज्या क्या चीज है? वैन डर वाल त्रिज्या जो है ठोस अवस्था में निकटतम अबंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। जैसे ये आपका एक अणु है, क्लोरीन का अणु। ये क्लोरीन अणु है, और इस क्लोरीन अणु के अंदर दोनों आपके क्लोरीन के परमाणु हैं। क्लोरीन अणु के अंदर दोनों आपके क्लोरीन के परमाणु हैं। ये आपका क्लोरीन का एक दूसरा अणु हो गया। क्लोरीन का दूसरा अणु हो गया। तो अब बेटा यहां पर जो है शर्तें क्या क्या हैं? शर्तें ठोस अवस्था, पहली शर्त निकटतम अबंधित, ठोस अवस्था है और निकटतम अबंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। तो इस प्रकार से ठोस अवस्था में निकटतम अबंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। जैसे आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, ये क्लोरीन के दो अणु हैं। अब इसमें शर्त क्या है? इसकी शर्त है ठोस अवस्था, निकटतम और अबंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। अब जैसे ये परमाणु है, क्लोरीन का एक परमाणु तो ये एक परमाणु है, ये क्लोरीन का अणु है, ये क्लोरीन का अलग अणु, दो अलग अलग अणु हैं। अब इन दोनों अणुओं में ये दोनों परमाणु जो है, दोनों परमाणु निकटतम भी है और निकटतम होने के साथ अबंधित भी है। अब आप कहेंगे कि भाई निकटतम तो ये दोनों हैं और ये दोनों निकटतम तो हैं लेकिन ये बंधित हैं। हमें कौन से परमाणुओं की आवश्यकता है? अबंधित परमाणुओं की आवश्यकता। ये तो आपस में बंधित है, तो आपस में बंधित होने के कारण हम इन्हें नहीं ले सकते। तो निकटतम भी हो और अबंधित भी हो।
तो ऐसी अवस्था में नाभिकों के मध्य की जो दूरी का आधा होता है, उस आधे को हम नाम दे सकते हैं यहां पर वान डेर वाल त्रिज्या। ये जो दूरी का आधा आएगा, ये आधा वान डेर वाल त्रिज्या के बराबर होगा। अब इसमें वान डेर वाल त्रिज्या क्या होगी? डी CL अपॉन 2। डी का मतलब दूरी, डिस्टेंस, किसके बीच की? क्लोरीन और क्लोरीन। कौन से वाले क्लोरीन? अबंधित भी होने चाहिए और निकटतम भी होने चाहिए। अबंधित भी होने चाहिए और निकटतम भी होने चाहिए। और इस दूरी का जो आधा है, यह दूरी होती है आपकी 360 पिकोमीटर, यह आ जाएगा आपका 180 पिकोमीटर। तो इस दूरी का जो आधा है, ये आधा आपका वान डेर वाल त्रिज्या के मान के बराबर होगा। अब अगर हम इसमें तुलना में अगर हम वान डेर वाल त्रिज्या को और शामिल कर लें, तो बेटा वान डेर वाल त्रिज्या जो है सबसे बड़ी त्रिज्या होगी। वान डेर वाल त्रिज्या जो है इन सब प्रकार की त्रिज्याओं में सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। कारण इसमें परमाणु के बाहर का हिस्सा भी त्रिज्या के अंदर सम्मिलित हो जाता है। आप ये देख रहे हो कि परमाणु की बाउंड्री या परमाणु की सीमा तो यहां तक दिख रही है, लेकिन हमें उसके आगे का भाग भी सम्मिलित करना होता है। तो अतिरिक्त भाग भी इसमें सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण से वान डेर वाल त्रिज्याएं अन्य समस्त प्रकार की त्रिज्याओं के अंदर त्रिज्याओं में सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। सबसे छोटी त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या, उससे बड़ी धात्विक त्रिज्या, उससे बड़ी वान डेर वाल त्रिज्या। सहसंयोजक छोटी क्यों है? क्योंकि सहसंयोजक त्रिज्या में, सहसंयोजक बंध के निर्माण में परमाणुओं के कुछ भाग एक दूसरे में मिल जाते हैं, यानी नाभिक जो है वो अधिक समीप आ जाते हैं। धात्विक त्रिज्या में परमाणु केवल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो नाभिकों के मध्य की दूरी तुलनात्मक रूप से थोड़ी ज्यादा होती है। वान डेर वाल त्रिज्या में परमाणु की सीमा के बाहर का भाग भी त्रिज्या के अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो इस कारण से वान डेर वाल त्रिज्या जो होती है वो अन्य समस्त प्रकार की त्रिज्याओं की तुलना में सबसे बड़ी त्रिज्याएं होती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर धात्विक सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या, इनकी तुलना एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। अब बात आती है कि त्रिज्याओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। बेटा त्रिज्याओं को दो कारक प्रभावित करते हैं। इसमें त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। अब बेटा इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक आता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव या आवरणी प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव या आवरणी प्रभाव। अब बेटा परिरक्षण या आवरणी प्रभाव क्या होता है? जैसे एक परमाणु है, ये परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, तो इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हटाने का प्रयास किया जाता है। नाभिक चाहता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचे, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने का प्रयास करते हैं, इसको नाभिक के प्रभाव से बचाने का प्रयास करते हैं। किसी भी परमाणु में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर मौजूद इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है, और इस प्रतिकर्षण के कारण से इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिकीय आकर्षण बल के मान में कमी हो जाती है,
और इस कमी को नाम दिया जाता है परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव। तो हम इसको परिभाषित कैसे करें? किसी परमाणु में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल, परमाणु में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला अन्य इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल, उस प्रतिकर्षण बल को हम नाम देंगे परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव। इलेक्ट्रॉन पर दो बल लगेंगे। इलेक्ट्रॉन को नाभिक तो चाह रहा है अंदर की ओर खींचना, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको बाहर धकेलना चाहते हैं समान आवेश के कारण। तो समान आवेश के कारण से इस पर प्रतिकर्षण लगता है और इस प्रतिकर्षण के कारण से इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिकीय आकर्षण बल के मान में कमी हो जाती है और नाभिकीय आकर्षण बल के मान में कमी होने की जो घटना है, इस घटना को हम नाम दे रहे हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव। एक होता है बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश। अभी प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? अभी हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर दो तरह का बल लग रहा है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको हटाना चाह रहे हैं, नाभिक से दूर भेजना चाह रहे हैं, और नाभिक क्या चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन आपका अंदर की ओर आकर्षित। नाभिक चाह रहा है इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आए और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाए। यानी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो प्रकार के बल एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। दो प्रकार के बल एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला परिणामी आकर्षण बल, परमाणु के नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला परिणामी आकर्षण बल, इस परिणामी आकर्षण बल को नाम दिया जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, इस पर दो बल लग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित होने की घटना को हम कह रहे हैं परिरक्षण प्रभाव। नाभिक अंदर की ओर खींच रहा है, तो दोनों बलों की दिशा क्या हो गई? परस्पर विपरीत दिशा हो गई। तो इस अंतिम इलेक्ट्रॉन पर या इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला परिणामी आकर्षण बल, अब इस परिणामी बल को निकाला कैसे जाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम व्यक्त करते हैं जेड इफेक्टिव, या फिर हम इसके ऊपर जेड के ऊपर स्टार लगा करके भी दिखा सकते हैं, जेड माइनस सिग्मा। जेड होता है इसमें नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का मतलब होता है नाभिक की ताकत। नाभिकीय आवेश किसके कारण होता है? उसमें नाभिक में मिलने वाले प्रोटॉनों के कारण से। यानी नाभिकीय आवेश का अर्थ हुआ नाभिक की ताकत, और सिग्मा कहलाता है यहां पर परिरक्षण स्थिरांक। इसको कहा जाता है यहां पर परिरक्षण स्थिरांक। और परिरक्षण स्थिरांक जो है ये होता है आपके प्रतिकर्षण बल का मान। तो अगर नाभिकीय आकर्षण में से प्रतिकर्षण को घटा दिया जाए, नाभिकीय आकर्षण में से प्रतिकर्षण को घटा दिया जाए, तो जो बचा हुआ नाभिक का बल होगा, उस बचे हुए नाभिकीय बल को हम नाम देंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इस प्रकार हम परिभाषा कैसे देंगे? किसी परमाणु के नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला परिणामी आकर्षण बल, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब बेटा इसमें अगली बात आती है यहां पर परमाणुीय त्रिज्या में आवर्तिता। परमाणुीय त्रिज्या में आवर्तिता। अब बेटा इस आवर्तिता का अर्थ क्या है?
आवर्तिता का अर्थ होता है बाएं से दाएं। हम आवर्त सारणी में अध्ययन दो प्रकार से करते हैं। एक तो अध्ययन किया जाता है बाएं से दाएं यानी आवर्त में, और एक अध्ययन किया जाता है ऊपर से नीचे यानी वर्ग में। तो अगर हम बाएं से दाएं अध्ययन करें, देखिए हमें इस प्रकार दिखाई देगा। बाएं से दाएं हमेशा आकार घटता है। आवर्त में आकारों में क्या होती है? कमी। एक आवर्त में आकार जो है सदैव घटते हैं, और आकारों में कमी होने की जो घटना होती है, आकारों में जो कमी होती है, इसका कारण होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि। आवेश की वृद्धि। एक आवर्त में बाएं से दाएं हमेशा आकार में कमी आती है, और आकार में कमी आने का कारण क्या होता है? आकार में कमी आने का कारण होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि। क्योंकि जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ता है, लेकिन प्रोटॉन का प्रभाव जो होता है वो ज़्यादा प्रभावी रहता है, और प्रोटॉन अधिक प्रभावी होने के कारण से जो है आकारों में कमी उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद में अगर हम इसको देखिए वर्ग में, तो वर्ग में बेटा आकार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। वर्ग में आकार बढ़ता है। अब आकार क्यों बढ़ता है? देखिए आकार बढ़ने का कारण है नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश तो लगभग समान रहेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का वर्ग में योगदान नहीं होता। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान तो एक वर्ग में लगभग समान बना रहता है। इसका मुख्य कारक होता है इसमें संयोजकता कोश या मुख्य कोश की वृद्धि। इसका कारण है संयोजकता कोश की वृद्धि। मुख्य कोश या संयोजकता कोश का मान बढ़ जाता है, और संयोजकता कोश का मान बढ़ जाने के कारण से वर्ग में नीचे आने पर परमाणु आकारों के मानों में वृद्धि होती है। तो इस तरह से एक आवर्त में आकार सदैव बाएं से दाईं ओर घटेगा क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, लेकिन एक वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर जो है आकारों में सदैव वृद्धि होती है, और आकारों की इस वृद्धि का कारण होता है संयोजकता कोश के मान में वृद्धि।